हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम माटी सुप्रीम मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। 1952 में न्यूयॉर्क में फिल्म की शुरुआत होती है, जहां माटी, जिसकी उम्र 20 के दशक की शुरुआत में है, एक युवक जूता विक्रेता के रूप में काम करता है। जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तब एक महिला ग्राहक एक नया जूता खरीदने के बाद अपने पुराने छोड़े हुए जूतों के बारे में पूछने के लिए प्रवेश करती है। माटी उन्हें खोजने के लिए उसके साथ जाता है। माटी उसे बुलाता है और वो माटी को नया बिजनेस कार्ड देती है। उसे आधिकारिक तौर पर स्टोर के नए मैनेजर के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि माटी जूता बेचने के व्यवसाय में स्पष्ट अनिच्छा दिखाता है। काम के प्रति उत्साह की कमी के बावजूद माटी और रेबेका गोदाम भंडारण क्षेत्र में वापस जाते हैं। वे स्टोर के फर्श से छिपकर घनिष्ठ रोमांटिक पल साझा करना शुरू करते हैं। उस दिन बाद में माटी एक स्थानीय टेबल टेनिस मैच में जाता है। खेल के दौरान वो काफी संघर्ष करता है, क्योंकि वो अपने प्रतिद्वंदी के सफेद कपड़ों के खिलाफ सफेद गेंद को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ये हताशा उसके प्रतिद्वंदी के साथ शारीरिक हाथापाई का कारण बनती है। अचानक एक महिला हस्तक्षेप करती है और कहती है कि उसकी माँ का फोन आया है। माटी फोन उठाता है और उसकी माँ उसे मिलने के लिए बुलाती है, ये दावा करते हुए कि वो बीमार है। जब रेबेका घर लौट रही होती है, तो वो माटी की माँ जूडी को उससे बात करते हुए देखती है। रेबेका फोन लाइन पर उनकी बातचीत सुनती है, तभी उसका पति इरा घर आ जाता है। रेबेका तुरंत फोन काट देती है और इरा से कहती है कि वो जूडी को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाइन व्यस्त थी। मार्टी और उसका दोस्त डियॉन के पिता से मिलते हैं, जो एक टेबल टेनिस गेंद निर्माता कंपनी के मालिक हैं। वे उन्हें अलग अलग रंगों की गेंदें बनाने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, ताकि खिलाड़ी विभिन्न कपड़ों के खिलाफ उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। मार्टी आत्मविश्वास के साथ डियॉन के पिता को आश्वासन देता है कि उसने सभी वर्तमान विश्व चैंपियनों को उनके खिताब जीतने से पहले ही हराया है। मार्टी अपनी मजदूरी लेने के लिए जूते की दुकान पर वापस आता है। लॉयड का एक सहकर्मी उसे बताता है कि रेबेका बीमार महसूस कर रही है और जल्द ही घर चली गई है। मार्टी अपनी माँ को फिर से फोन करता है। वो उसे बताती है कि वो बीमार है, लेकिन यात्रा पर गई है। जब मार्टी अपना जैकेट लेने जाता है, तो वो लॉयड को पैसे छिपाने की कोशिश करते हुए देखता है। मार्टी लॉयड पर बंदूक तान देता है और रेबेका के पास रखे $700 की मांग करता है। लॉयड उसे याद दिलाता है कि नए मैनेजर के रूप में वो उसे बर्खास्त कर सकता है या चोरी का आरोप लगा सकता है, क्योंकि लॉयड पहले से ही मार्टी को नापसंद करता है। मार्टी इससे बचने के लिए पैसे सौंप देता है। हाथ में नकदी आने की परेशानी के बाद मार्टी लंदन में एक बड़ी टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए यात्रा करता है, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी आए हैं। पहला राउंड शुरू होता है और मार्टी आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर तीसरे राउंड में पहुंच जाता है। टूर्नामेंट के दौरान वो गौर करता है कि जापान का एक खिलाड़ी कोटो एंडो अत्यंत कुशल और फुर्तीला है, जो एक अनोखे पैडल का उपयोग करके अपने विरोधियों को सहजता से हरा देता है। मार्टी एंडो की शैली और उपकरणों से प्रभावित होता है। मार्टी तीसरे दौर में अपना मैच जीतना जारी रखता है, हालांकि वो अपनी रहने की व्यवस्था से असंतुष्ट है। वो आईटीटी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस अधिकारियों के पास शिकायत करने जाता है कि उसका रहने का स्थान कचरा है, और जोर देता है कि प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे उचित आराम की आवश्यकता है। अधिकारी उसकी शिकायत को अनसुना कर देते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। प्रेस को साक्षात्कार देते समय साक्षात्कारकर्ता के स्टोन को देखते हैं, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री। मार्टी उसे देख लेता है और तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाता है। बाद में वो उसे अपने होटल के कमरे से फ़ोन करता है, उसे बताता है कि वो उसका प्रशंसक है और उसे अखबारों में उसे ढूंढने के लिए कहता है। वो उसे नाश्ते के लिए अपने कमरे में आमंत्रित करता है, के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और समझाती है कि उसे अपने पति की पेन कंपनी के एक प्रचार कार्यक्रम में शामिल होना है, और दृढ़ता से फ़ोन काट देती है। मार्टी फिर से फ़ोन करता है और उसे सेब देखने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो बगल की खिड़की से सेब मार देता है तो उसे आना होगा। वो सफलतापूर्वक सेब मार देता है। अगले दिन के स्टेडियम में आती है और भीड़ में बैठकर मार्टी का बे के खिलाफ सेमीफाइनल मैच देखती है। मार्टी लगातार 2 सेटों में बाया को हरा देता है, जिससे के और पूरी दुनिया के सामने उसका उत्कृष्ट कौशल प्रदर्शित होता है। उस शाम भीड़ से ध्यान हटाकर मार्टी बाया के साथ डिनर करता है। बाया मार्टी को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है और समझाता है कि वे साथ में दुनिया घूमेंगे, लेकिन मार्टी कहता है कि उसे इसमें दिलचस्पी नहीं है। मार्टी के स्टोन और उसके पति मिल्टन रॉकवेल को पास में खाना खाते हुए देखता है। मार्टी वेटर से कहता है कि वो उनके टेबल का बिल चुकाएगा।
वो बाया से बात करने का ढोंग करता है, लेकिन मिल्टन इस ओर ध्यान देता है और मार्टी से पूछता है कि उसने भुगतान क्यों किया, क्योंकि वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मार्टी समझाता है कि वो केवल उसके पेन के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। मिल्टन पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, लेकिन स्पष्टीकरण स्वीकार कर लेता है। के मार्टी को दूर से देखती है। जब मिल्टन जाने के लिए मुड़ता है तो वो बाया की बाह पर एक सीरियल नंबर टैटू देखता है। उसे एहसास होता है कि बाया एक एकाग्रता शिविर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैदी था और वो इसके बारे में पूछता है। बाया समझाता है कि उसे जीवित रखा गया था क्योंकि वो एक अच्छा टेबल टेनिस खिलाड़ी था। मिल्टन बताता है कि उसका अपना बेटा शिविरों को मुक्त कराते समय मारा गया था। मार्टी अनुचित रूप से हंसता है, जिसके कारण मिल्टन मार्टी को रुकने और बाया की पूरी कहानी सुनने के लिए कहता है। बाया वर्णन करता है कि कैसे वो एक दिन कैंप के बाहर बम निष्क्रिय करता था। उसने एक मधुमक्खी देखी और उसका पीछा करने लगा। अंततः उसने अपने शरीर को शहद से ढक लिया ताकि उसके भूखे कैदी साथी उसे खिलाने के लिए उसे चाट सकें। फाइनल मैच से पहले के मार्टी के स्वीट में आती है और वे साथ में रात बिताते हैं। फाइनल मैच के दिन खेल एंडो के श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ शुरू होता है। मार्टी एंडो की सर्विस समझने में संघर्ष करता है और पहले 5 अंक हार जाता है। एंडो की रणनीति समझने में असमर्थ होने के कारण वो अंक खोता रहता है। हालांकि अंततः वो एंडो की शैली का आदी हो जाता है। वो लंबी रैलियों में टिक नहीं पाता और तीसरे खेल में 2 अंक पीछे हो जाता है। मार्टी अपना सारा कौशल लगाकर कोशिश करता है, लेकिन एंडो उसके लिए बहुत बेहतर साबित होता है। मिल्टन रॉकवेल मैच देखने आता है और मार्टी को मैच पॉइंट पर 17 से 20 के स्कोर से हारते देखकर काफी खुश नजर आता है। सभी की निगाहें दोनों खिलाड़ियों पर होती हैं। मार्टी सर्विस करता है, लेकिन दबाव नहीं झेल पाता और मैच हार जाता है। वो गुस्से में तुरंत दोबारा मैच की मांग करता है, लेकिन परिणाम नहीं बदलता। एंडो जापान में सनसनी बन जाता है। एक अमेरिकी को हराकर वो एशिया में टेबल टेनिस का चेहरा बनकर हीरो की तरह घर लौटता है। टोक्यो उस साल के अंत में चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए तैयार है और जापानी जनता का मानना है कि मार्टी तैयार होगा। मार्टी पेरिस जाता है, जहां मिल्टन उसे एक प्रस्ताव के साथ बुलाता है। मिल्टन एशिया में अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहता है। टेबल टेनिस के उन्माद का फायदा उठाते हुए वो मार्टी को चैंपियनशिप से पहले एंडो के खिलाफ एक प्रदर्शनी मैच का प्रस्ताव देता है। शर्त यह है कि मार्टी को पहले से बेहतर खेलना होगा, लेकिन मिल्टन के प्रचार के लिए जापानी जनता का मनोरंजन करने के लिए जानबूझकर हारना होगा। मार्टी मिल्टन को ये कहते हुए मना कर देता है कि ऐसा करने से उसके बेटे का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा, जो मानवता के लिए लड़ते हुए मारा गया था। मिल्टन अब मार्टी का मनोरंजन करना चाहते हैं। मार्टी बाया के साथ यात्रा जारी रखता है। वे दुनिया भर में घूमते हैं और बास्केटबॉल मैचों के हाफ टाइम शो में मजाक करते हैं। वे हंसी का पात्र बन जाते हैं, जो मार्टी अपने करियर के लिए कभी नहीं चाहता था। अंततः मार्टी न्यूयॉर्क वापस आता है। वो अपने जीवन से ऊब चुका है और स्पष्ट रूप से परेशान है, जिसे उसकी माँ जूडी नोटिस करती है और उसे एक उपहार देती है, एक पत्थर जो उसने अपनी यात्रा के दौरान चुपचाप पिरामिड से लिया था। जब वो बाहर आता है और नहाने जाता है तो एक पुलिस अधिकारी उसे डकैती के लिए गिरफ्तार करने का इंतजार कर रहा होता है। उसके चाचा ने शिकायत दर्ज की है। उसके चाचा उसे 2 विकल्प देते हैं, दुकान पर वापस आएं और मैनेजर के रूप में पूरी जिम्मेदारी लें या जेल जाएं। मार्टी अपने चाचा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सुनने से इनकार कर देते हैं और उसके सामान से मार्टी के पैसे ले लेते हैं। जब अधिकारी मार्टी को ले जाने लगता है तो मार्टी अपने चाचा की शर्त मान लेता है। वो दुकान के अंदर जाता है। चाचा अपने दोस्त को पैसे देते हैं और खुलासा करते हैं कि अधिकारी एक अभिनेता है जो मार्टी को मजबूर करने के लिए भूमिका निभा रहा था। मार्टी को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है। मार्टी खिड़की से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करने की कोशिश करती है। वो सड़क पर दौड़ता है जहां इरा उसे देख लेता है। मार्टी रेबेका की बेकरी की दुकान में छिप जाता है और अपने दोस्त वैली को बुलाता है। छिपे रहने के दौरान वो रेबेका के पेट पर एक निशान देखता है। रेबेका कमरे में आती है और बताती है कि बच्चा उसका है। वो रोते हुए उससे संपर्क करने की कोशिश करती है। मार्टी उसे सांत्वना देने के लिए पास जाता है, लेकिन वे इरा के हाथों पकड़े जाते हैं। संघर्ष होता है और इरा असली पुलिस को फोन करने जाता है। मार्टी पिछली दरवाजे से भाग जाता है और पास के कूड़ेदान में छिप जाता है। पुलिस कुछ एशियाई पुरुषों को घायल कर देती है जो अंग्रेजी नहीं बोल सकते।
बाद में मार्टी अपने दोस्त वैली के साथ एक होटल में मिलता है। उसे एक कमरा मिल जाता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे चेतावनी देता है कि वो शावर का इस्तेमाल न करे। एक बदबूदार कुत्ते के साथ एक आदमी होटल की लॉबी में प्रवेश करता है। वैली मेल देखता है और उसे आईआईटी से जुर्माना मिलता है। मार्टी पर $1500 का जुर्माना लगाया गया है। जब मार्टी वैली को पत्र दिखाने जाता है तो पूरा फर्श टूट जाता है, जिससे वे नीचे कुत्ते पर गिर जाते हैं। मार्टी जल्दी से उनकी मदद करने की कोशिश करता है और फिर रिसेप्शनिस्ट से अपने पैसे वापस मांगने जाता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। घायल व्यक्ति कुत्ते के साथ मार्टी को 2 सप्ताह तक कुत्ते की देखभाल करने के लिए कहता है और उसे काम के लिए 3 गुना भुगतान करने का वादा करता है। मार्टी उसे अपना बैग खोलने और अग्रिम पैसे लेने के लिए कहता है। मार्टी सहमत हो जाता है और कुत्ते को ले जाता है। मार्टी और वैली एक टेबल टेनिस क्लब में जाते हैं, जहां खिलाड़ी अंकों पर पैसे का दांव लगाते हैं। वैली अपने चेहरे पर चोट का स्वांग रचता है और डकैती की एक फर्जी कहानी सुनाता है कि उसने डाकुओं से पैसे छीन लिए। वो बिना फंड वाले एक खिलाड़ी को पैसे देकर दया का काम करता है। इस बीच मार्टी ब्रोडी के खिलाफ खेलता है, जहां वे दांव लगाते हैं। उस जगह का सबसे अच्छा खिलाड़ी ब्रोडी धोखाधड़ी करता है और मार्टी अपने पैसे हार जाता है। हॉल के अन्य लोग मार्टी के व्यवहार से परेशान होकर उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। वैली आगे बढ़ता है और मार्टी को $5 के बिल के साथ चुनौती देता है। भीड़ जमा हो जाती है। ब्रोडी आता है और देखता है कि वैली मार्टी से अपने सारे पैसे हार रहा है। भीड़ मार्टी से कहती है कि वो वैली को $5 रखने दे ताकि वो मिशिगन में अपने घर जा सके, लेकिन मार्टी ब्रोडी को मना कर देता है। फिर मार्टी ब्रोडी को $40 के दाम की चुनौती देता है। भीड़ ब्रोडी का समर्थन करने के लिए $40 इकट्ठा करती है, लेकिन ब्रोडी हार जाता है और वैली $200 लेकर चला जाता है। खुलासा होता है कि ये सब पहले से तय था। वे खुश हैं। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। मार्टी वैली से सारे पैसे मांगता है और बाद में चुकाने का वादा करता है। अचानक कुत्ते के मालिक से जुड़े लोग आते हैं और उन पर हमला करके पैसे ले लेते हैं। मार्टी हमलावरों पर पेट्रोल डाल देता है और कुत्ते को पीछे छोड़कर कार में तेजी से निकल जाता है। स्टेशन पर एक बड़ा बम विस्फोट होता है। मार्टी को लगता है कि कुत्ता मर गया। मार्टी अपनी पुरानी जगह जाता है और रिबेका को देखता है, जिसके चेहरे पर इरा ने चोट पहुंचाई है। वो उसके घर में छिपकर एक हथियार लेता है और फिर इरा पर हमला करता है। वो रिबेका को डियॉन के पास ले जाता है और उसे वहां रहने देने के लिए कहता है। डियॉन उन्हें रहने देती है क्योंकि उसके पिता बाहर हैं। डियॉन मार्टी को उसके नाम का एक नया टेबल टेनिस बॉल दिखाता है, जिसे देखकर मार्टी उसकी उच्च गुणवत्ता से हैरान रह जाता है। अगले दिन मार्टी बनावटी आवाज़ का इस्तेमाल कर फोन करता है। उसे जानकारी मिलती है कि मिल्टन एक थिएटर में है। मार्टी थिएटर जाता है और देखता है कि के ने फिर से अभिनय शुरू कर दिया है। वो नोटिस करता है कि वो मुख्य अभिनेता की छाया में है और निराश दिखती है। के मार्टी को वहां देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे बताता है कि वो सहज नहीं लग रही है और उसका सह कलाकार अपनी भूमिका में नहीं है। वो दिखाता है कि दृश्य कैसे किया जाना चाहिए। के उसके ज्ञान से प्रभावित होती है। मार्टी मिल्टन के पास छिप कर जाता है। मार्टी ने सेक्रेटरी से कहा कि वो उसके बेटे का दोस्त है, लेकिन वो मार्टी के मैच पर पुनर्विचार करने के अनुरोध को नज़रअंदाज कर देता है और उसे सड़क पर फेंक देता है। उनकी निकटता के दौरान मार्टी उसके साथ फिर से रोमांस करता है। मार्टी चुपचाप उसके पहने हुए चेन के हार को उतारकर बाथटब में फेंक देता है। बाद में वो के से कहता है कि उसकी फिल्म उसके पति द्वारा वित्त पोषित है और उसके पति के पैसे की वापसी ही सच्ची उपलब्धि लगेगी। के गुस्से में कमरा छोड़कर चली जाती है। एक आदमी मार्टी के लिए टब से चेन निकाल लेता है। मार्टी इसे बेचने की कोशिश करता है, लेकिन गिरवी दुकान का मालिक उसे बताता है कि चेन नकली है। डियॉन के पिता मार्टी पर गुस्से में है। बॉल उत्पादन के लिए वादा किए गए धन की कमी के कारण मार्टी रिबेका से कहता है कि वो दर्द में है ताकि वे कुत्ते का कॉलर और डियॉन की कार ले सकें। वे स्टेशन के पास कुत्ते को ढूंढ रहे हैं जहां विस्फोट हुआ था। स्थानीय लोग उन्हें एक सुनसान घर की जांच करने के लिए कहते हैं। वे पहुंचते हैं और मार्टी दरवाजे पर जाता है, लेकिन मालिक घर पर नहीं है। वो पीछे जाता है और कुत्ते को देखता है। वो घर में प्रवेश करता है और पुष्टि करता है कि ये वही कुत्ता है। रेबेका मालिक को आते देखती है और छिपने की कोशिश करते हुए कहती है कि वे खोया हुआ कुत्ता ढूंढ रहे हैं। मार्टी बाहर आता है और कहता है कि उसने उनका कुत्ता ढूंढ लिया है। मालिक उसे देने से इनकार करता है, लेकिन कहता है कि वे अंदर आकर देख सकते हैं। वो अंदर जाता है और बंदूक लेकर बाहर आता है। मार्टी उस पर हमला करता है। रेबेका मार्टी को बचाने के लिए उस आदमी की ओर कार चला देती है। वे डियोन के घर वापस आते हैं। वे झूठ बोलने के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि कार के पीछे एक छोटा छेद है। डियोन उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके माता पिता वापस आ गए हैं। डियोन के अड़े रहने पर रेबेका रोने लगती है। डियोन एक गर्भवती महिला को सड़क पर सोने के लिए मजबूर करने पर शर्मिंदा महसूस करती है और उन्हें रुकने देने के लिए सहमत हो जाती है।
हालांकि मार्टी खुलासा करता है कि रिबेका की आंख की चोट केवल मेकअप थी और उसे जाने के लिए कहता है। इसके कारण बहस होती है। मार्टी डियॉन के पिता को जगा देता है। इस अफरा तफरी के दौरान डियॉन सारी पिंग पोंग गेंदें चारों ओर फेंक देती है और मार्टी और रिबेका दोनों को घर से निकाल दिया जाता है। बाद में रिबेका कुत्ते के मालिक को फोन करती है और कुत्ते के बदले पैसे की मांग करती है। मालिक पहले कुत्ते को देखने की मांग करता है। रिबेका उसे समझाने की कोशिश करती है कि पहले पैसे भेजने होंगे, लेकिन वो सहमत नहीं है। मार्टी रिबेका से कहता है कि उसके जीवन का एक उद्देश्य है। वो अब बसना नहीं चाहता और उसे सप्ताह में $1500 कमाने होंगे। वो उसे घर जाने के लिए कहता है और उसे छोड़कर चला जाता है। रिबेका घर लौटती है और इरा का घायल चेहरा देखती है। वो उसे बताती है कि बच्चा उसका नहीं है। मार्टी टूर्नामेंट के लिए अभ्यास जारी रखता है। इरा खबरों पर गुस्सा होता है और घर में तोड़फोड़ करता है। रिबेका फिर से कुत्ते के मालिक को फोन करती है, जो पैसे लेकर आता है, लेकिन पहले कुत्ता देखने की जिद करता है। रिबेका एक अनजान आदमी को फोन करती है और उसे एक खास होटल के कमरे से दूर रहने के लिए कहती है। जब बुजुर्ग कुत्ता मालिक कमरे के पास आता है तो वो देखता है कि कुत्ता वहां नहीं है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है। रिबेका ने ये सब जाल बुना था। रिबेका भागने की कोशिश करती है, लेकिन बुजुर्ग आदमी के गुंडों द्वारा पकड़ी जाती है। मार्टी के पास उसके चोरी हुए गहने वापस करने के लिए जाता है, जिसे उसे एहसास होता है कि वे नकली थे या शायद उसके पास कुछ और था। उसे समझ आता है कि ये मार्टी की सहानुभूति हासिल करने और पैसे पाने की योजना थी। वो उसे जाने के लिए कहती है। मार्टी स्वीकार करता है कि वो टूट चुका है और उसे टूर्नामेंट के लिए जापान जाना होगा। का प्रचारक आता है और बताता है कि मिल्टन ने अपने कर्मचारियों का उपयोग करके आगामी कार्यक्रम की सभी सीटें बुक कर ली हैं। प्रचारक से मार्टी को एक टिकट देने के लिए कहती है। मार्टी शो में आता है और का एक पत्र खोलता है जिसमें उसे आधी रात को मिलने के लिए कहा गया है। शो खत्म होने के बाद पार्क में मार्टी से मिलती है। वो उसे अपने 25 असली हारों में से एक देती है। अपने करियर का खर्च उठाने के लिए उत्साहित मार्टी उसे चूमता है। वे पार्क में सो जाते हैं। पुलिस उन्हें देख लेती है। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। मार्टी और पुलिस को पैसे देते हैं, लेकिन जब पुलिस हार देखती है तो वे उसे ले लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। मार्टी दूसरा हार मांगता है, लेकिन मना कर देती है कि वो अब दूसरा नहीं ला सकती। अंततः वो उसे मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसे पार्टी में प्रवेश करते समय वहां रहने के लिए कहती है। के चले जाने से मिल्टन गुस्से में है और न्यूयॉर्क टाइम्स से कहता है कि वो उसके व्यवहार के बारे में एक लेख की समीक्षा कर रहा है। प्रेस में व्यस्त हो जाती है। मार्टी पार्टी में प्रवेश करने का फैसला करता है। वो को एक कमरे में रोते हुए देखता है। बाद में वो फिर से मिल्टन से मिलता है और काम के दूसरे मौके के लिए अनुरोध करता है। वो अपने अहंकारी और असभ्य व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर मिल्टन सहमत हो जाता है, लेकिन उसे ऑफिस से एक पैडल लाने के लिए कहता है। जब मार्टी उसे लाता है तो वो उसे पैंट के बिना झुकने के लिए कहता है। वह उसके पिछले अभद्र व्यवहार के लिए उसे पीटना चाहता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर मार्टी दूसरों के सामने अपमान का सामना करता है और बाद में पिटता है। मार्टी अपनी सामान्य जगह पर खेलने जाता है। वह वैली को खेलते हुए देखता है। तभी वो बड़ा आदमी, कुत्ते का मालिक, आता है और बताता है कि रेबेका उसके पास है। उसने उससे कहा था कि मार्टी के पास उस आदमी का पता है जिसके पास वास्तव में उसका कुत्ता है। यह एक झूठ या भ्रम था। मार्टी इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी कहता है कि अगर मार्टी उसे पता नहीं बताएगा तो वह रेबेका को मार डालेगा। मार्टी उसे उसी घर में ले जाता है जहां उसने मूल रूप से कुत्ते को देखा था। बड़ा आदमी और उसका दोस्त कुत्ते की आवाज़ सुनते हैं। घर का मालिक उन पर गोलियां चला देता है। मार्टी कार के पीछे छिप जाता है जबकि मालिक गोलियां चलाना जारी रखता है। रेबेका चिल्लाती है जब उसे कार में गोली लगती है। घर का मालिक बुजुर्ग आदमी को गोली मार देता है। रेबेका मार्टी से उस आदमी की जेब से पैसे निकालने के लिए कहती है। मार्टी चेक करता है, लेकिन उसे केवल 2 बिल और महिलाओं की नग्न तस्वीरें मिलती हैं। वह रेबेका से झूठ बोलता है कि उसे पैसे मिल गए हैं। वह इस बात से राहत महसूस करती है कि वह अब चैंपियनशिप में जा सकेगा। मार्टी रेबेका को अस्पताल ले जाता है। अगले दिन मार्टी मिल्टन के निजी विमान से टोक्यो पहुंचता है। कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और जापान के लोग उत्साहित होते हैं क्योंकि मार्टी एंडो के खिलाफ खेलने के लिए तैयार खड़ा है। वो मिस्टर शेट्टी, IIT अधिकारी, को देखता है। मार्टी अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वह आज हार जाएगा, लेकिन जुर्माना भर देगा। मिस्टर शेट्टी कहते हैं कि समय सारणी अंतिम हो चुकी है और मार्टी नहीं खेल पाएंगे, जिससे मार्टी को गहरा सदमा लगता है। हालांकि मार्टी कतार में बना रहता है। वो जनता के सामने अपनी पहचान बताता है और एंडो को मैच के लिए चुनौती देता है, जो उसे जालसाज कहता है।
एंडो उसे चुनौती देता है कि यदि उनमें से कोई भी हारता है तो उन्हें एक सूअर को चाटना होगा। पहले दौर के खेल के लिए पूरी जनता उत्साहित है। एंडो 20-14 की बढ़त बना लेता है। मिल्टन खुश है कि मार्टी हार रहा है। एंडो खेल जीत जाता है। खेल के बाद एक सूअर को मंच पर लाया जाता है। मार्टी का धैर्य जवाब दे देता है। वो फैसला करता है कि वो जनता को इस प्रायोजित यानी फिक्स्ड खेल के बारे में बताएगा। वो घोषणा करता है कि ये असली मैच नहीं है और एक असली मैच की मांग करता है। जनता उसका समर्थन करती है और असली खेल की मांग करने लगती है। मार्टी तब एंडो को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो इस नकली मैच के साथ जाता है तो वो चैंपियनशिप में नहीं खेल पाएगा। कुछ हिचकिचाहट के बाद एंडो खेलने के लिए सहमत हो जाता है। मैच शुरू होते ही मार्टी पहला अंक गंवा देता है और अंततः दूसरा भी हार जाता है। फिर अपना साहस जुटाकर वो एंडो पर पलटवार करता है और आखिरकार अपना पहला अंक हासिल करता है। खेल दोनों तरफ से जबरदस्त रैलियों के साथ जारी रहता है। मार्टी एक महत्वपूर्ण अंक हासिल करता है और कुछ समय के लिए बढ़त बना लेता है। मिल्टन तब उसके पास आता है और चेतावनी देता है कि अगर मार्टी ने उसे धोखा दिया तो वो उसे जापान में ही छोड़ देगा। लेकिन मार्टी मुस्कुराता है और अपना खेल जारी रखता है। हालांकि मार्टी जल्द ही फिर से अंक गंवाने लगता है और स्कोर बराबर हो जाता है। एंडो एक और अंक हारता है और थोड़ा पिछड़ जाता है, लेकिन उस दबाव में मार्टी पर तनाव बढ़ जाता है। मार्टी लगातार 2 अंक हार जाता है और स्कोर फिर से बराबर हो जाता है। जनता एंडो के समर्थन में खड़ी हो जाती है और लंबी रैलियों के बाद उसे जोर शोर से प्रोत्साहित करती है। एंडो अंक जीतता है और जीत से 2 अंक की दूरी पर आ जाता है। तीव्र संघर्ष के बावजूद मार्टी हार मानने से इनकार कर देता है। वो लगातार 2 अंक जीतता है और अब जीत से केवल 1 अंक दूर है। मार्टी एक गहरी सांस लेता है और अंतिम अंक के लिए प्रयास करता है। उसी क्षण वो अंततः हार जाता है। एंडो इस जीत के बाद राहत और भावनाओं से भर जाता है, जबकि पूरा जापान अविश्वास में खड़ा रहता है क्योंकि उनका हीरो हार गया था। मार्टी अस्पताल फोन करता है और उसे पता चलता है कि रेबेका को प्रसूति वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। फिर वो सैनिकों के साथ एक विमान से अमेरिका लौट आता है। पहुंचने के बाद वो सीधे अस्पताल जाता है। वो रेबेका से मिलता है, उसका हाथ थामता है और कुछ देर उसके साथ रहता है। फिर उसे उसके बच्चे को देखने के लिए ले जाया जाता है और जैसे ही नर्स उसे बच्चा दिखाती है, मार्टी फूट फूट कर रोने लगता है। फिल्म इसी भावनात्मक मोड़ पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।